फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सभी लोग एएलपी का फॉर्म डाल दिए हैं और अब जो है अच्छे से तैयारी में भिड़ जाइए। लेकिन तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजी को बनाना। किस तरह से, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये सब जान के अगर आप तैयारी करिएगा तो आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। और अगर जो है बिना कुछ जाने डायरेक्ट तैयारी में भिड़ जाइएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा और हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा कि क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आ रहा है और क्या प्रोसेस है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो जर्नी है सीबीटी 1 को क्रैक करने का, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे और कुछ प्लानिंग किस तरह से करना है इसके बारे में बताएंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ये सारा चीज़ जो है हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम जो है अभिषेक कुमार है। मैं एज एएलपी जो है अभी कार्य कर रहा हूं। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस बार का जो एएलपी का फॉर्म आया है CN0124, उसके फुल स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, आपका जो एग्जाम है अभी 19/2 को जो है आपको फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। उसके बाद से आप मान के चलिए 3 मंथ का समय आप मान के चलिए। 3 मंथ यानी फरवरी को जो है आप खत्म कर दीजिए। फरवरी तो समाप्त हो गया। मार्च ले लीजिए, अप्रैल ले लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है आपका एग्जाम होने का चांसेस है। जून से पहले नहीं होगा। जून में एग्जाम होगा। 3 महीने का एटलीस्ट जो है टाइम देता ही है रेलवे। 3 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। हाँ, जब आपका CBT 2 होगा तो उसमें CBT 2 जो होगा उसमें आपको 3 महीने का समय जो है नहीं मिलेगा। तो आप एटलीस्ट 90 डे का जो है अपना टारगेट सेट कीजिए और 90 डेज में जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको जो है क्लियर कर लेना है। 90 डेज मैक्सिमम है। कोई बहुत मतलब सीजीएल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी सारा चीज हम आगे जो है डिस्कस आप लोगों से करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या लेवल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 75 होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यानी कि आपका टोटल मार्क्स अगर देखें तो 75 मार्क्स का हो गया, राइट। उसके बाद टाइम जो है आपको मात्र 60 मिनट, यानी कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है। आपको वहां पे प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी आप अपने 60 मिनट में 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। नहीं तो अगर आप घर पे सेट नहीं मारिएगा, सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो वहां पे आप पक्का फंस जाइएगा। एग्जाम में आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। इसलिए पहला पॉइंट पॉइंट जो है, आप प्रैक्टिस करने में अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ 60 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो प्रैक्टिस कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात ये भी आप अपने माइंड में रखिए कि इसका मेरिट में जो भी मार्क्स आपको CBT 1 में आ रहा है, मेरिट में उसका कोई लेना देना नहीं है। निगेटिव भी है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप ने जो एक क्वेश्चन सही किया है वो खत्म, वो भी कट जाएगा उसमें। तो आपको यहाँ एक और चीज पता होना चाहिए कि रेलवे का जो एग्जाम अब हो रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता देते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में बहुत कई दिनों तक एग्जाम चलता है। तो किस कोई शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड रहता है, कोई शिफ्ट का क्वेश्चन मीडियम रहता है, कोई शिफ्ट का क्वेश्चन जो है इजी रहता है। तो अगर इजी वाले को ज्यादा नंबर आ जाएगा, हार्ड वाले को कम नंबर आ जाएगा, तो उसी को नॉर्मल करने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए जो है कुछ नंबर जो है हार्ड वालों को दिया जाता है, मीडियम वालों को दिया जाता है। तो इस तरह से जो है बैलेंस किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन से भी इसमें आपको कुछ 10 नंबर, 15 नंबर इस तरह से देखने को मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन में भी अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, अगर मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट हो गया है, तो आपको निगेटिव जो है कम से कम लेना है। निगेटिव अगर आप ज्यादा ले लीजिएगा
ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं लेना है और नेगेटिव नहीं लेने के लिए भी आपको यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि 2 पॉइंट है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस कंपल्सरी हो गया है। एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद दूसरा नेगेटिव कम लें उसके लिए। चलिए अब नॉर्मलाइजेशन का बात हो गया। अब मिनिमम परसेंटेज जो है एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि होना तो भाई कट ऑफ पे ही है ये, लेकिन मिनिमम परसेंटेज जो जनरल और ईडब्ल्यूएस को आना चाहिए सीबीटी 1 को पास करने के लिए वो 40% है, ओबीसी को 30% है, एससी 30% है, एसटी 25% है। इतना आप पार करिएगा तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाइएगा सीबीटी 1, लेकिन एक्चुअल तो अभी कट ऑफ जो होगा उसके हिसाब से तय होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग सब्जेक्ट जो है मेन कोर जो है जहां से हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो स्टार्ट होता है। देखिए जिस तरह से हम लिखे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका साइंस है। सेकंड में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका यहाँ रीजनिंग है। थर्ड में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैथ है। और सबसे चौथा जो है चौथे नंबर पर आपका करंट अफेयर है। अभी यहाँ से ना हम लोग डिटेल में हर एक साइंस को, रीजनिंग को, मैथ को, करंट अफेयर को सबको अच्छे से समझेंगे ताकि आप किस तरह से तैयारी करें, किस डायरेक्शन में तैयारी करें कि अपने लक्ष्य को आप आराम से प्राप्त कर सकें। देखिए साइंस में यहाँ पे आपको तीनों पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो अलग अलग एग्जाम में जो है कौन सा इम्पोर्टेंट है वो डिपेंड करता है किस तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो जो एएलपी का जो आप एग्जाम दे रहे हैं यहाँ आपको फिजिक्स जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स जो है ना वो आपको इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसका देखिए मेनली 2 रीजन है। एक तो आपका जो एग्जाम है वो उसके कारण वो रिलेटेड है फिजिक्स से, और दूसरा जो है आपको सीबीटी 2 में जो है आपको साइंस जो पूछा जाएगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए फिजिक्स जो है आपको एकदम शुरू से स्टार्टिंग से ही फिजिक्स में जो है महारत हासिल करना पड़ेगा। महारत हासिल करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा पीएचडी कर लेना है। जैसे कि आप लोग सब लोगों के पास लूसेंट का बुक है, तो लूसेंट का बुक को जो है आपको जनरली 2-3 बार आराम से पढ़ना है और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। उतना जो है मेरे ख्याल से काफी है एएलपी को क्रैक करने के लिए। महारत मतलब पीएचडी तो नहीं करना है, लूसेंट में ही जो फिजिक्स का दे रखा है या फिर आपके पास 8, 9, 10th का एनसीईआरटी है या फिर जो भी आपका बुक है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए और बहुत ज्यादा लेवल जो है उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, नहीं आता है। हाँ उसके बाद बायो बात करना है, बायो भी उसी तरह से आपको लूसेंट से पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री भी लूसेंट से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ है, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा एकदम आप सोचिएगा कि हम इस पे जो है पूरा ज्यादा से ज्यादा समय दे दें वो सफिशिएंट नहीं होगा और दूसरे सब्जेक्ट में जो है पिछड़ जाइएगा। क्योंकि देखिए साइंस जो है कम समय में ज्यादा मार्क्स दे सकता है आपको। तो आप यहाँ पे क्या करिए ना, यहाँ पे आप बेसिक क्लियर करिए। बेसिक जब आप क्लियर कर लीजिएगा फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, जो बेसिक बेसिक बुक है उसको पढ़ के उसके बाद फिर लूसेंट पढ़ के बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आप यहाँ 20 में से 15 प्लस जो है स्कोर कर ही लीजिएगा। 15 प्लस इन जनरल देखिए अगर आप साइंस, सब तो साइंस से बैकग्राउंड के ना, तो 15 प्लस आप नहीं कीजिएगा तो फिर तो लालच ही है। 15 प्लस आपको इस सेक्शन में तो करना ही पड़ेगा। सब लोग करेंगे भाई, अगर आप नहीं करिएगा तो आप इस सेक्शन में पिछड़ जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग देखिए 25 नंबर का है और 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग टोटल 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चंस को करने के लिए भाई आपको करना पड़ेगा रगड़ के प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो वहां पे आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंप्यूटर में किस तरह से टेस्ट देते हैं अगर आप पहले नहीं दिए हैं तो उसको आपको देना पड़ेगा। और रीजनिंग को चैप्टर वाइज आपको बहुत जितना भी चैप्टर है रीजनिंग में, जैसे कि मान लीजिए कुछ चैप्टर का हम आपको नाम बताते हैं, जैसे कि जिसे एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि जो शुरुआत करते हैं जहां से परफेक्ट एकदम क्वेश्चन आता ही है और उसको आपको बेसिक पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एकदम सीजीएल लेवल या सीएचएसएल लेवल तक
हम बोल रहे 10+2 का जो CHSL लेवल होता है या CGL लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल का है, उस लेवल तक का भी क्वेश्चन नहीं जाता है। आपको अपना बेसिक क्लियर रखना है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बेसिक क्लियर रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिए। आप आराम से इस एग्जाम को जो है क्रैक कर देंगे। चलिए रीजनिंग में बात करें। देखिए रीजनिंग में सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनालॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको जो है कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, उसके बाद आपका वेन डायग्राम हो गया, आपका सिलोलिज्म हो गया, उसके बाद आपका जो है ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, और तो देखिए अभी जो हम कितना रीजनिंग चैप्टर का नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 10 है। तो देखिए कोई भी जो है रीजनिंग एक्चुअली तो पहला नंबर हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है ना, हर सब्जेक्ट का यूट्यूब पे बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, किसी का भी आप लेक्चर उठा के आपको अपना बेसिक को पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद आपके पास अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक लेवल का अगर रीजनिंग का बुक है, बेसिक लेवल का हम बोल रहे हैं, बहुत हाई फाई लेवल का नहीं, बेसिक लेवल का, तो आप ना कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अब सीरीज कर रहे हैं तो 1 महीना तक सीरीज का 200 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्फाबेट वाला सीरीज हो चाहे नंबर वाला सीरीज हो, नहीं, उतना उतना भी प्रैक्टिस नहीं करना है। हम पहले ही बता दे रहे उतना हार्ड नहीं पूछता है। तो आपको बेसिक 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इस तरह से हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करना है। नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम से पहले आप जो है उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथ का। मैथ से जो है आपको देखिए यहाँ मैथ से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन, और मैथ से भी जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इजी टू मॉडरेट मिलेगा, इजी टू मॉडरेट मिलेगा। बस आपका हर एक चैप्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक क्लियर होने के साथ साथ आपने हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस किया है तो आप वहां पर मैथ में 20 आउट ऑफ 20 कर जाएंगे। मैथ में, हाँ, आप यहाँ मैथ में 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है। हाँ, बहुत भास्ट है, मतलब कि आपको एडवांस मैथ भी पूछेगा, और सारा जो मैथ होता है, नंबर सिस्टम हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, टाइम डिस्टेंस हो, जो भी हो, वर्क एंड टाइम हो, सबसे सबको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस तो पूरा का पूरा है, यानी कि भास्ट है लेकिन टफ नहीं है। आपको सब पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, और उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आप इसका भी नोट्स बना लीजिएगा ताकि लास्ट में जो है आप फटाफट फटाफट हर एक चैप्टर को जो है एक एक दिन में, एक दिन रीजनिंग का मान लीजिए जैसे सीरीज का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम से पहले, एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले, और फिर एक जो है मैथ का मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का कर लिए। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बना के और अभी बेसिक क्लियर करके रखिएगा तो जो 15 दिन होता है लास्ट का, वहां पे आप एक एक करके आराम से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10-10 क्वेश्चन ही, 20-20 क्वेश्चन ही हर एक चैप्टर का, तो एकदम आपका स्मूथली आप एग्जाम में जो है 20 आउट ऑफ 20, और इधर भी आप 25 आउट ऑफ 20 प्लस कर जाइएगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर से जो है 10 क्वेश्चन आता है, और मजेदार बात यह है करंट अफेयर में कि बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आता है और इजी आता है। इजी आने का मतलब क्या है कि आपको क्या कोई मैगजीन उठा के पढ़ने लगना है? नहीं, मैगजीन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, या फिर जो वीकली न्यूज़पेपर वगैरह उस सब इस एग्जाम के लिए नहीं भाई। इस एग्जाम में आपको क्या क्या आता है, बेसिक बेसिक चीज, जीआई टैग हो गया, सीईओ वगैरह हो गए, अम्बेसडर हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होता है वो सब हो गया, कुछ अवार्ड्स वगैरह हो गया, गवर्नर्स कौन है, कहाँ के हैं, मिनिस्टर्स कौन है,
उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से ले लीजिए, विमन टेनिस वाला जो होता है उससे बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है आता है। और कुछ कुछ जो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है उससे जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनका क्या थीम है, उन सब से ही क्वेश्चन आता है। यानी कि आपको ना एकदम बहुत ज्यादा कुछ योजना वगैरह जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 1 साल का ही पढ़ना है। 1 साल का ही आपको करंट अफेयर पढ़ना है और इजी इजी चीज पढ़ना है। एक एक दिन भी अगर आप टाइम दीजिएगा, एक दिन जीआई टैग पे, एक दिन सीओ पे, एक दिन फेस्टिवल्स पे, एक दिन इम्पोर्टेंट डेट पे, स्पोर्ट्स पे, साइंस पे, एक्सरसाइज अवार्ड, तो आराम से आप जो है कर लीजिएगा। टोटल आप 90 डे का स्ट्रेटेजी बनाइए। और सबसे पहले आप ऐसा नहीं कि रोज ही मतलब साइंस भी पढ़िए, रोज ही रीजनिंग भी पढ़िए, रोज ही मैथ पढ़िए, तब तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। यूट्यूब पे देखिए सब चीज का सब लेक्चर अवेलेबल है। आप आराम से सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है इस चारों में से उस सब्जेक्ट को उठाइए, उसका नोट्स बना के क्लियर कर लीजिए 10 से 15 दिन में। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़िए और उसका नोट्स बना के क्लियर कर लीजिए। मेरे अनुसार तो आपको सबसे पहले साइंस में फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहिए और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो बेसिक बेसिक है उसका नोट्स बना के रेडी कर लेना चाहिए और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको जिस तरह से हम लिखे हैं सेकंड में रीजनिंग को, रीजनिंग के हर एक चैप्टर को एक एक दिन टाइम दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 चैप्टर होगा एक, और एक दिन में तो आप आराम से जो छोटा छोटा चैप्टर है दो दो चैप्टर एक दिन में आप रीजनिंग का पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जो है नहीं जाना है। और बीच में ट्राई कीजिए कोई आप एक प्रैक्टिस सेट का बुक ले लीजिए। ये बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस सेट करने के लिए एक बुक ले लीजिए। और अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो बुक से भी करिए, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी दीजिए। लेकिन टेस्ट जो है मिनिमम कम से कम तो 30 टेस्ट जो है आप दे के जाइए। एग्जाम में बैठने से पहले 30 टेस्ट तो दे दीजिए। टेस्ट देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट का क्या फायदा होता है आप जानते ही होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो समझ लीजिए कि वो वहां पे क्या होता है कि बहुत अगर नॉलेज वाला भी बंदा है ना तो वहां जाके टेस्ट में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि उसको उस माहौल का और किस तरह से वहाँ डील करना है उसका जो है उसको हैबिट नहीं होता है। और उसको आप कैसे बनाइएगा तो उसको आप टेस्ट देके, मॉक टेस्ट देके, प्रैक्टिस सेट मार के ही बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 90 डे का स्ट्रेटेजी बनाइए और सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, खिचड़ी मत बनाइए। पहले साइंस पढ़िए, फिर रीजनिंग पढ़िए, फिर मैथ पढ़िए, वो अपने अनुसार पढ़िए लेकिन वन बाय वन पढ़िए। और करंट अफेयर को आप रोज पढ़िए। करंट अफेयर के लिए जो बुक आता है जनरली, जैसे कि हमारे यहाँ तो एडुटेरिया हो गया या फिर स्पीडी का बुक हो गया, ये सब जो बुक है ना ये सब सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए, सफिशियंट। और अगर हम लोग मान लीजिए कि बात करें सीबीटी वन में ना 15 गुना बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे। 15 गुना, 15 टाइम्स। तो 15 टाइम्स में अगर आपको आना है इन एन एवरेज, तो देखिए बहुत ज्यादा ऐसा कि 5,000 सीट कम नहीं होता है। 5,000 सीट भी जो है इनफ है। आपको तो एक सीट से मतलब है, सब लोग यही बोलते हैं कि एक सीट से मतलब है, लेकिन 5,000 सीट काफी है। क्योंकि सीबीटी वन से सीबीटी टू में जाने के लिए ना 15 टाइम्स रिजल्ट दे रहा है। और जब आप सीबीटी टू में आ जाइएगा तो वहां से अगर आपने यहाँ पर जो है फिजिक्स को अच्छा से किया है तो फिर आपके लिए रास्ता जो है आसान हो जाता है। तो 15 गुना जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा, टोटल अगर कट ऑफ का बात करें आप, तो देखिए कट ऑफ का अगर बात करें तो हम आपको टॉप जो अजमेर डिवीजन था पिछला बार, अजमेर डिवीजन में हाईएस्ट जो गया था आपको 75 में, जनरल का जो है 61 कट ऑफ गया था। और उसी तरह से ओबीसी का जो है, ओबीसी का 56 के आसपास गया था, और शेड्यूल कास्ट का 49 गया था, और शेड्यूल ट्राइब का जो है 45 गया था। तो ये जो 61 जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 75 में से, ये अजमेर का गया था, जो मतलब पूरे ऑल इंडिया में 2019 में सबसे ज्यादा था। तो अभी आप कौन सा बोर्ड भरे हैं और मतलब इसका कट ऑफ बताना देखिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड है। कहीं ज्यादा बच्चा फॉर्म डाल रहे हैं, कहीं कम बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, कहीं सीट ज्यादा है, कहीं कम है। लेकिन आप अगर सेफ स्कोर करना चाहते हैं ना
तो आप 60 जो है मान के चलिए, 60 आप अगर स्कोर कर गए हैं तो आप सेफ स्कोर हैं। और 60 तो अपने से लाने का करिए, फिर नॉर्मलाइजेशन से कुछ आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस भी होता है नॉर्मलाइजेशन से, तो प्लस माइनस 10 या 5 मान के चलिए, तो आप आराम से जो है क्लियर कर जाइएगा CBT1। तो आप 60 जो है लाने का प्रयास करिए ही करिए। 60 मार्क्स कैसे आएगा आपको, तो चलिए देखिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, साइंस 20 नंबर का है, यहाँ से आपको 15 प्लस जो है मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 15 प्लस मार्क्स जब तक नहीं लाइएगा साइंस में, अगर साइंस में आप पिछड़ गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए मैथ में 20 मारेगा, बहुत लड़का 20 में 20 मारेगा, कुछ 18 मारेगा, कुछ 15 मारेगा, कुछ 16 मारेगा, लेकिन बहुत लोग जो है 20 में 20 मारेगा, क्योंकि बता ही दिए लेवल नहीं है क्वेश्चन का, वास्ट है लेकिन लेवल नहीं है क्वेश्चन का। उसके बाद रीजनिंग में 25 में 25 नहीं, 20 तो 20 एवरेज बंदा जो है 20 मार देगा आपको। अब करंट अफेयर में जो है 7-8 नंबर जो है आपको सभी लोग जो है बना देंगे, उतना हार्ड नहीं होता है। तो आप अगर जोड़े तो 2 और 1, 2 2 4 2 6 62 नंबर। देखिए एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। आपको साइंस में 15 प्लस स्कोर करना है, मैथ पूरा का पूरा 20 में 20 मारना है, रीजनिंग में 25 में 25 पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो है ही, 25 में 25 मारता भी है लोग, लेकिन वहां पे थोड़ा टाइम का इशू है, सभी लोग का टैलेंट अलग अलग होता है। तो आप मान के चलिए कि हम 20 मार देंगे या 20 प्लस मार देंगे। और करंट अफेयर अगर जनरली आप थोड़ा 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 पढ़ते रहिएगा तो 6-7 तो मार दीजिएगा। तो देखिए 62 तो ऐसे ही आ जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करने का भी जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो था अभी CBT1 को क्रैक करने का स्ट्रेटेजी था। जैसे ही अभी CBT1 का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग CBT2 का भी जो स्ट्रेटेजी है उस पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि जो अभी हम पूरा अच्छा से डिटेल में आप लोग को स्ट्रेटेजी बताए हैं, आप लोग को कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।